डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स ऑफ फाइन फॉर चैनल, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ऑसिलेशन चैप्टर है वो हमने जो है वो प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था, उसका लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम ऑसिलेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो एमसीक्यूज के एतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और स्पेशली वो बच्चे के जो नस्ट यानी कि नेट 3 जो है उसमें अपीयर होने जा रहे हैं। नेट 3 के एतबार से जो है ये वीडियो काफ़ी जो है वो अहम है। इसी तरह से एमटीकेट के स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके हवाले से भी ये आज की वीडियो जो एमसीक्यूज के हवाले से ऑसिलेशन चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए। तो वो स्टूडेंट्स जो ई कैट या फिर जो है वो नेट 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट स्टार्ट। नाउ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद बिलाल खान, आपका टीचर मेंटर, एंड आप देख रहे हैं आपका अपना फाइन फॉर चैनल। स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन चैप्टर है और चैप्टर नंबर 7 है। इसका पहला एमसीक्यू है, अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एन एवैक्यूएटेड चैम्बर इट विल। ऑप्शन ए है कम टू रेस्ट इवेंचुअली। ऑप्शन बी है ऑसिलेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी बट एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज विद टाइम। ऑप्शन सी है ऑसिलेट with same amplitude but the frequency will decrease with time. ऑप्शन डी है oscillate forever with the same amplitude and frequency. स्टूडेंट्स, एवैक्यूएटेड चैम्बर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है कि जहाँ पर कोई जो है वो एयर नहीं होती, ना ही जो है वो कोई मीडियम होता है। तो हमारे पास फ्री स्पेस, और हम वैक्यूम भी कह सकते हैं, एक वैक्यूम सिस्टम के अंदर पेंडुलम अगर ऑसिलेट करेगा स्टूडेंट्स तो उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई रेजिस्टिव फोर्स जो है उसके ऊपर, या फिर कोई ड्राइविंग फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड जो है वो भी कांस्टेंट रहता है और फ्रीक्वेंसी भी जो है इसकी सेम रहती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका दुरुस्त है स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी के ऊपर आप मार्क लगा लें। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM बिटवीन x इज इक्वल टू माइनस a एंड x इज इक्वल टू प्लस a। द टाइम टेकन फॉर इट टू गो फ्रॉम 0 टू a divided by 2 is t1 and to go from a divided by 2 to a is t2 then। स्टूडेंट्स, यहाँ इस एमसीक्यूज में कहा गया है एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो वो जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करेगा। यहाँ पर एक जो पॉइंट बताया गया है x इज इक्वल टू माइनस ए, ये एक एक्सट्रीम जो है वो पॉइंट है या एक्सट्रीम पोजीशन है लेफ्ट साइड की। इसी तरह से राइट साइड की जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी वो प्लस ए होगी, क्योंकि जो बॉडी होती है वो दो ही एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो है वो ऑसिलेट कर रही होती है, राइट और लेफ्ट के ऊपर। लेफ्ट जो है वो माइनस ए से डिनोट कराया गया है एम्पलीट्यूड ए, और इसी तरह से जो राइट वाला है एम्पलीट्यूड वो प्लस ए से डिनोट कराया गया है। अब हमने क्या बताना है स्टूडेंट्स, इसका टाइम पीरियड बताना है कि जब जो पार्टिकल है ये मूव करेगा, यानी कि किसी भी आइदर साइड के ऊपर, यहाँ पर प्लस ए साइड ली गई है और प्लस ए साइड पे पहले पार्टिकल जो है वो मूव करेगा, a डिवाइडेड बाई 2 जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि जो ए प्लस जो एम्पलीट्यूड है या फिर जो है वो ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पर जो है वो दो हिस्से किए गए हैं। तो पहला जो हिस्सा होगा पार्टिकल जो है वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, इसका टाइम पीरियड, फिर उसके बाद जो हाफ अदर हाफ एम्पलीट्यूड है ये जब जो डिस्टेंस कवर करेगा इसमें टाइम t2 लगेगा। तो यहाँ पे बताना है एम्पलीट्यूड जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं, तो किस पार्ट का जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा होगा। ऑप्शन है इसका ए t1 लेस देन t2, और बी है t1 ग्रेटर देन t2, सी है t1 इज इक्वल टू t2, और डी है t1 इज इक्वल टू 2t2।
सो स्टूडेंट इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है तो उसकी स्पीड कम होती है। सो याद रखिए स्टूडेंट्स, स्पीड का टाइम पीरियड से ताल्लुक ये है कि जहां पर स्पीड कम होगी वहां पर जो टाइम पीरियड है वो भी जो है वो स्लो हो जाएगा। टाइम पीरियड जो है वो लेस होगा, कम होगा, और जहां पर स्पीड ज्यादा होगी वहां टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। सो यहाँ पर हमें पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड कम हो जाती है पार्टिकल की, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है वो जब स्पीड कम होगी तो वहां पर टाइम पीरियड भी कम होगा। इसी तरह से मीन जो पॉइंट होता है, मीन जो पोजीशन होती है, उस पर स्पीड मैक्सिमम होती है पार्टिकल की या किसी भी बॉडी की जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा हो, तो वहां पर टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो पहला पार्ट है इसमें जो पार्टिकल मीन पोजीशन से ट्रेवल किया है, यहाँ पर इसकी स्पीड ज्यादा होने की बिना पर जो टाइम पीरियड होगा ये भी ज्यादा होगा, और जो दूसरा पार्ट है इसका जिसमें वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है तो वहां पर उसकी स्पीड कम होने की बिना पर उसका टाइम पीरियड भी कम होगा। तो इट मीन्स के बी ऑप्शन करेक्ट है, T1 greater than T2. The amplitude at resonance of vibrating body situated in air becomes option A infinite, B large but finite, और option C है 0, और option D है small but non zero. So स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है हमें पता है, एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मुसलसल बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से बॉडी का एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता रहता है। लेकिन अगर बॉडी किसी मीडियम में हो और या फिर जो है वो एयर के अंदर हो, तो एयर का जो रेजिस्टेंस होता है या किसी भी मीडियम का रेजिस्टेंस वो उसकी मोशन को जो है वो रेजिस्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स स्विंग के एग्जांपल लेते हैं, स्विंग के ऊपर अगर हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका मुसलसल एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहे होते हैं जो उसके एम्पलीट्यूड को जो है वो रोकते हैं, रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसलिए दुरुस्त है कि एम्पलीट्यूड तो उसका बढ़ेगा लेकिन एक हद तक बढ़ेगा, उसकी एक लिमिट होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी दुरुस्त है, लार्ज बट फाइनाइट, ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन अ स्टेशनरी लिफ्ट इज टी if the lift move upward with an acceleration g, the period will be. So students यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो एक सिस्टम है जिसमें जो पेंडुलम है किसी लिफ्ट के अंदर जो है वो बंधा हुआ है उसकी सीलिंग से, और लिफ्ट जो है वो मूव कर रही है। और ये जो है स्टूडेंट्स हम मोशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं टॉपिक। सो इसमें जो है वो पूछा गया है कि जो पेंडुलम है वो लिफ्ट की सीलिंग से जो है वो बंधा हुआ है और लिफ्ट जो है वो रेस्ट के ऊपर है। सो पेंडुलम रेस्ट में होगा तो उसका उस वक्त टाइम पीरियड जो है वो टी होगा। अब आगे जो है वो कहा गया है कि अगर लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करे, सो ऑब्वियसली पेंडुलम जो उसकी सीलिंग के साथ बंधा हुआ है वो भी ऊपर जाएगा। तो वहां पर जो है वो अगर लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से जो है वो मूव कर रही हो ऊपर की तरफ, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। सो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में भी टाइम पीरियड जो है वो आपसे पूछा जा सकता है लिफ्ट की कंडीशन में भी, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में यही रहता है कि टाइम पीरियड तो हमें सिर्फ जो है वो सिंपल पेंडुलम की कंडीशन, वो कंडीशन जिसमें सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा हो, जब भी पूछा जाएगा तो जो है वो हमारे पास टाइम पीरियड बनेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं स्टूडेंट्स, डिफरेंट केस में भी आपको जो है वो इस तरह से सवालात आपसे किए जा सकते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में और मास अटैच टू स्प्रिंग के बारे में। तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है टी है, बी है टी डिवाइडेड बाय रेडिकल 2, और सी है 0 और डी है इनफाइनाइट। सो इसका ऑप्शन जो है स्टूडेंट बी करेक्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको टाइम पीरियड की इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। टी इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल एल अपॉन जी से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के जरिए कि अगर वैल्यू ऑफ जी कम होगी तो टाइम पीरियड जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। वैल्यू ऑफ जी का जो यहाँ पर रिलेशन है टाइम पीरियड की इक्वेशन में वो टी के साथ इनवर्सली है। अगर वैल्यू ऑफ जी कम होती है टाइम पीरियड बढ़ता है, अगर वैल्यू ऑफ जी ज्यादा होती है टाइम पीरियड कम होता है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी हमें पता है
اس کیس کے اندر جب باڈی جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہو تو، اور یہاں پر لفٹ والا جو کیس ہے اس میں جو اپیرنٹ ویٹ ہوتا ہے اوپر موو کرنے کی ڈائریکشن کے اندر یا پھر جو ہے وہ اپورڈ موونگ کی کنڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے اسٹوڈینٹس کہ جو اپیرنٹ ویٹ ہوتا ہے یہ جو ہے وہ گریٹر ہوتا ہے. اپیرنٹ ویٹ زیادہ ہونے کی بنا پر اسٹوڈینٹس کیا ہوتا ہے ویلیو آف جی جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ یہ بھی لفٹ کی جو پینڈولم کی ویلیو آف جی ہے لفٹ کی ویلیو آف جی کے ساتھ پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں اور پھر ہم ویلیو آف جی جو ہے اس کو پھر ایکویشن میں یوز کرتے ہیں. تو یہاں پر اگر ہم ویلیو آف جی پینڈولم کی یوز کریں گے اور جو لفٹ کی ہمیں دی ہوئی ہے جی یہ ہم دونوں کو پلس کر دیں گے تو ہمارے پاس 2g آتا ہے اور ہم اس کو سمپل جو پینڈولم کی ٹائم پیریڈ کی ایکویشن ہے اس میں ہم پٹ کریں گے تو پھر ہم فائنل کنکلوژن کریں گے تو فائنل ریزلٹ ہمارے پاس آئے گا ٹی ڈیوائڈیڈ بائی ریڈیکل 2 یعنی کہ آپشن بی جو ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا. اسی طرح سے اسٹوڈینٹس یہ سوال جو ہے وہ اس طرح بھی بن سکتا ہے کہ جو لفٹ ہے یہ نیچے ڈاؤن ورڈ موو کر رہی ہے اور جو ہے وہ فری فال کنڈیشن کے اندر ہے. فری فال جو ہے وہ لفٹ موو کر رہی ہے. سو ایسی کنڈیشن کے اندر اسٹوڈینٹس جو پینڈولم ہوگا اس کی جو ویلیو آف جی ہوگی وہ 0 کنسیڈر کی جائے گی کیونکہ جو اندر جو باڈی ہے لفٹ کے اندر یا پھر پینڈولم ہے وہ فری فال کنڈیشن کے اندر ہے. فری فال میں اسٹوڈینٹس ویلیو آف جی جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے کیونکہ باڈی کا ویٹ جو ہے یہ لیس ہو جاتا ہے یعنی کہ باڈی جو ہے وہ ویٹ لیس کنڈیشن کے اندر ہوتی ہے. سو باڈی کا ویٹ جو ہے وہ لیس ہو جاتا ہے. سو پھر کیا ہوتا ہے کہ باڈی فری فال کنڈیشن میں ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ہم جی کو 0 رکھیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس ٹائم پیریڈ کی ایکویشن میں اگر ہم 0 پٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم پیریڈ انفائنائٹ آتا ہے. سو اگر لفٹ فری فال موو کرے تو اس کنڈیشن میں جو ٹائم پیریڈ ہوگا وہ جو ہے وہ انفائنائٹ ہو جائے گا اور اگر اوپر کی طرف موو کرے گی ویلیو آف جی سے تو بی آپشن ہے. اسی طرح سے یہاں پر جو ویلیو آف جی ہے اس کی جگہ جو ہے وہ 2g بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے اور 3g بھی دیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے ویلیو آف جی آپ کو چینج کر کے ویلیو دی جا سکتی ہے. تو اس میں آپ نے یہی کرنا ہے کہ ویلیو آف جی کے ساتھ جو ہے اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے پھر اس کو فائنلی جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کی ایکویشن میں پٹ کر کے اور پھر اس کا فائنل ٹائم پیریڈ کا فائنل آنسر آپ کو نکالنا ہے. سو جو آنسر آئے گا وہی جو ہے وہ پھر آپشن بنے گا. سو آپشن بی کے اوپر اسٹوڈینٹس آپ مارک لگائیں. اب بڑھتے ہیں آگے اسٹوڈینٹس. ان ایس ایچ ایم وی ہیو دا کنزرویشن آف. سو اسٹوڈینٹ سمپل ہارمونک موشن میں بھی ہم کنزرویشن آف انرجی کو اسٹڈی کیا ہے ہم نے اور اگر ابھی تک آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا جس میں ہم نے جو ہے وہ پارٹیکل کی جو ہے وہ انرجی کیلکولیٹ کی ہے کائنیٹک انرجی پوٹینشیل انرجی اور ٹوٹل انرجی جو ہے وہ کیلکولیٹ کی ہے جب پارٹیکل ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے سمپل ہارمونک موشن کو تو وہ جو ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ آپ لازمی وہاں سے دیکھ لیں. سو اس کا آپشن ہے اسٹوڈینٹ سمپل آپشن ہوگا آپشن سی جو ہے وہ ہمارے پاس یہ کریکٹ ہے ٹوٹل انرجی کیونکہ کنزرویشن آف جو ٹوٹل انرجی ہوتی ہے وہی ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں یعنی کہ جو ٹوٹل ہوتا ہے انرجی کا وہ ہمارے پاس کانسٹنٹ رہتا ہے وہ ہمارے پاس کنزرو رہتا ہے ٹوٹل انرجی ہمارے پاس کنزرو رہتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈینٹ. دا ڈور کلوزر از این ایگزامپل آف وچ ڈیمپنگ. سو اسٹوڈینٹس ڈور کلوزر یہاں پر جو ہے وہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کس کی ایگزامپل ہے. آپشن اے ہے اوور ڈیمپنگ بی کریٹیکل ڈیمپنگ سی انڈر ڈیمپنگ ڈی ریزوننس ڈیمپنگ. سو اسٹوڈینٹس یہ ہم جب ڈیمپڈ آسیلیشن اسٹڈی کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ یہ ڈیمپنگ پڑھے تھے ڈیمپنگ کی جو ہے وہ ٹائپس پڑھی تھی اور وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ یہ الگ الگ ٹائپ کو اسٹڈی کیا تھا اور اگر وہ ویڈیو بھی آپ نے نہیں دیکھا اس میں ہم نے گراف میں ڈیٹیلڈ میں اسٹڈی کیا ہے تو وہ آپ لازمی دیکھ لیں ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا. سو اس کا جو آپشن ہے اسٹوڈنٹ آپشن بی ہے کریٹیکل ڈیمپنگ کیونکہ ڈور کلوزر کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اسٹوڈینٹس اس میں کیا ہوتا ہے. سو اسٹوڈینٹس اس میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی جب بھی ایس ایچ ایم
की कंडीशन के अंदर होती है और फिर उसके ऊपर जब जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई होती है, यानी कि डैम्प्ड जो है वो कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है, तो फिर क्या होता है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में अपनी मीन पोजीशन में आती है। तो इसको हम क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास डोर क्लोज़र की है। डोर क्लोज़र हमें पता है जैसे ही जो है वो डोर क्लोज़र वर्क करता है तो वो जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में क्लोज़ होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू की। द क्वांटिटी विच इंडिकेट्स द स्टेट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ नोन एज। ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी, बी है फेज़, सी है एम्पलीट्यूड और डी है डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है बी फेज़, क्योंकि ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर में ही बताया था कि जो फेज़ एंगल होता है उसके ज़रिए हम बॉडी या पार्टिकल की पोजीशन को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से उसकी डायरेक्शन को भी हम इसी के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। करते हैं a physical system undergoing force vibrations is known as। वो सिस्टम जिसके ऊपर जो है वो फोर्स वाइब्रेशन जो है वो अप्लाई हो रही हो या फिर जो है वो फोर्स वाइब्रेशन की कंडीशन में हो, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है फ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर, बी है ड्राइव इन हार्मोनिक ऑसिलेटर, सी है फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक ऑसिलेटर, डी है नन ऑफ देम। सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ड्राइव इन हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो स्टूडेंट जब भी बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है या फिर जो है वो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई होती है या फिर जो है वो कोई उसके ऊपर फोर्स ड्राइविंग फोर्स जो है वो लग रही होती है, सो इसको हम जो है वो ड्राइव इन हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं, फोर्स वाइब्रेशन भी इसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इन माइक्रोवेव ओवन्स heating is produced by phenomena of damped oscillation, resonance, force oscillation, free oscillation। So students माइक्रोवेव ओवन में जब हम स्टडी कर रहे थे इसको, ये एप्लीकेशन है रिजोनेंस की, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हीटिंग इफेक्ट आता है, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एवोपरेट होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। सो रेजोनेंस जो है ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगर आपने रेजोनेंस वाला टॉपिक नहीं देखा जिसको हमने जो है वो इसी ऑसिलेशन चैप्टर में डिस्कस किया है, सो वो भी आप जो है वो लाजमी देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका आपको मैं दे दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए इज। सो यहाँ पर स्टूडेंट डिस्टेंस पूछा गया है, जो बॉडी है वो जो ऑसिलेट कर रही है बॉडी उसका डिस्टेंस पूछा गया है। सो स्टूडेंट्स डिस्टेंस यहाँ पर इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड बताना है। अब एम्पलीट्यूड हमें पता है एक जो है दो जो है वो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं बॉडी की, जो बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है। अब इसमें क्या होता है कि बॉडी मीन पोजीशन से अब जब चलती है तो पहला जो उसका एक्सट्रीम पोजीशन होता है जो है वो आइदर एक्सट्रीम पोजीशन, वहां पर जो है वो जाके रुकती है, तो ये इसका पहला एम्पलीट्यूड हो गया। उसके बाद जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से फिर दोबारा मीन पोजीशन पर आती है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड 2 हो गया। इसी तरह से फिर ये मीन पोजीशन पर अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी तो वहां पर जो है इसका एम्पलीट्यूड 3 हो जाएगा, तो फिर वहां से फिर वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर आएगी, तो ये इसका एम्पलीट्यूड 4 हो जाएगा। तो टोटल जो इसके एम्पलीट्यूड बन रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट जो डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी या फिर पार्टिकल, इसमें जो है वो एम्पलीट्यूड 4 जो है वो ऐड होंगे। तो यहाँ पर 4 एम्पलीट्यूड बन रहे हैं और 4 एम्पलीट्यूड जो है ये ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन क्या बन रहा है। तो ऑप्शन ए डिवाइडेड बाई 2 और बी है इसका 8 और सी है इसका 2a और डी है इसका 4a। सो 4a इसका ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड की टर्म में डिस्टेंस है वो किस तरह से कवर हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। 4a इसके ऊपर आप मार्क लगा लें। बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस इन किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर में जो है वो कौन सा यूनिट बनता है जो फॉलोइंग क्वांटिटीज दी हुई है। तो इसमें हम देखते हैं तो डेंसिटी का भी यूनिट नहीं होता, फोर्स का भी यूनिट नहीं होता, इसी तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। लेकिन अगर न्यूटन को हम बेस यूनिट में लिखेंगे
اور پھر اس کو بیس یونٹ میں لکھنے کے بعد میٹر کو میٹر سے کینسل کر دیں گے تو ہمارے پاس جو یونٹ آئے گا وہ کلو گرام پر سیکنڈ اسکوائر آئے گا، یعنی کہ آپشن سی کریکٹ ہے. آپشن سی کے اوپر آپ مارک لگا لیں. اب آگے بڑھتے ہیں. دا ورک ڈن بائی ایوریج فورس ان ایس ایچ ایم از. سو سمپل ہارمونک موشن میں جو ایوریج جو ہمارے پاس فورس کے ذریعے جو ہمیں ورک ڈن ملتا ہے ایوریج فورس کے ذریعے، اس میں ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اسٹوڈینٹس، جو ہمارے پاس ریسٹورنگ فورس ہوتی ہے اس کو ایڈ کر کے 2 سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور پھر ہم ورک ڈن کی ایکویشن بناتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس ورک ڈن کی ایکویشن بنتی ہے 1/2 kx0 یعنی کہ آپشن اے جو ہے یہ ہمارے پاس ایکویشن بنتی ہے. آپشن اے کریکٹ ہے. اس کے اوپر آپ نشان لگا لیں. اب اسٹوڈینٹس ایٹ واٹ پلیسز دا موشن آف سمپل پینڈولم ول بی سلویسٹ. سو کس پوزیشن پر یا کس پلیس کے اوپر جو ہے جو سمپل پینڈولم کا جو موشن ہوگا وہ سلویسٹ ہوگا، یعنی کہ بہت آہستہ جو ہے وہ سمپل پینڈولم کا موشن ہو جائے گا. سو پول، اکویٹر، سرفیس آف ارتھ اور سینٹر آف ارتھ. سو اسٹوڈینٹس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم موشن جو ہے اس کو سمپل پینڈولم کے جو موشن ہے یا پھر اسپیڈ ہے اس کو ہم ٹائم پیریڈ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اس کی موشن کو ہم جو ہے وہ اسی طرح سے ویلیو آف جی کو بھی ہم ٹائم پیریڈ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم اس کی موشن کو ویلیو آف جی سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. کیسے کہ اگر ویلیو آف جی اسٹوڈینٹس زیادہ ہوگی تو وہاں پر جو اس کی سپیڈ ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی، اور اگر ویلیو آف جی کم ہوگی جس پلیس کے اوپر بھی یا جس پوائنٹ کے اوپر بھی تو اس کا موشن بھی جو ہے وہ کم ہوگا، سلو ہوگا. لیکن ٹائم پیریڈ اس کے الٹ ہوتا ہے. ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ اس کا ویلیو آف جی کم ہے تو ٹائم پیریڈ بڑھ جاتا ہے، اور ویلیو آف جی زیادہ ہوتی ہے تو ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اب یہاں پر اسٹوڈینٹس آپشن جو ہے وہ ہمارے پاس آپشن بنے گا آپشن ڈی، یعنی کہ سینٹر آف ارتھ کے اوپر. یہ جو ہے آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے. جبکہ ہم پول کے اوپر دیکھیں تو پول اور ایکویٹر کا اسٹوڈینٹس ویلیو آف جی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پول کے اوپر ویلیو آف جی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کمپیریبل ٹو ایکویٹر، کیونکہ ایکویٹر کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے سینٹر آف ارتھ سے، اس لیے جو ہے وہ ویلیو آف جی یہاں پہ کم ہوگی. اور پول کے اوپر جو ہے وہ ویلیو آف جی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا فاصلہ سینٹر آف ارتھ سے تھوڑا کم ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی سپیڈ اس کی جو ہے وہ زیادہ ہوگی پینڈولم کی، ایکویٹر پہ تھوڑی کم ہوگی. اور سرفیس آف ارتھ کی بات کریں تو ویلیو آف جی ہمارے پاس نارملی طور پر میکسیمم ہی رہتی ہے. تو یہاں پر سرفیس آف ارتھ کے اوپر جو پینڈولم کا موشن ہوگا یہ سب سے زیادہ ہوگا، اور جو سینٹر آف ارتھ ہے یہاں پہ ویلیو آف جی تو بالکل زیرو ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر کیا ہوگا کہ جو پینڈولم کا موشن ہوگا یہ بہت زیادہ سلو ہو جائے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ آپشن ڈی کریکٹ. اب اسٹوڈینٹس دا پروڈکٹ آف ٹائم پیریڈ اینڈ فریکوینسی از اکول ٹو، یہ تو بہت آسان ہے. ٹی از اکول ٹو 1/f ہوتا ہے. تو یہاں پر دونوں ایک دوسرے فریکوینسی اور ٹائم پیریڈ کا انورس ریلیشن ہے، جس کی بنا پر دونوں کا پروڈکٹ 1 کے برابر ہوگا. آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ ہے. اسی طرح سے اسٹوڈینٹس دا ٹائم پیریڈ آف پینڈولم ہوز لینتھ از 0.98 میٹر از. سو ٹائم پیریڈ ہمیں بتانا ہے، لینتھ ہمیں دی ہوئی ہے. تو اگر ہم لینتھ کی جگہ یہ 0.98 پٹ کریں گے ٹائم پیریڈ کے فارمولے میں، اور جی کی جگہ ہم 9.8 پٹ کریں گے. اسی طرح سے جو لینتھ آف پینڈولم ہے یہاں پہ ہم 0.98 رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ڈیوائڈ کریں گے اور پھر ہم کیلکولیشن کریں گے تو ہمارا آنسر آئے گا 2π ریڈیکل 0.1. سو یہ جو ہے ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے، آپشن اے. اسی طرح سے اسٹوڈینٹس یہاں پر ہمیں سم ٹائم یہ سوال جو ہے وہ اس طرح سے آتا ہے کہ ہمیں سیکنڈ پینڈولم کی لینتھ معلوم کرنی ہوتی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ فائنڈ آؤٹ دا لینتھ آف سیکنڈ پینڈولم. تو سیکنڈ پینڈولم کی لینتھ معلوم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ یہی فارمولا ٹائم پیریڈ کے فارمولے میں ہمیں جو ہے وہ اس کا ٹائم پیریڈ رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح سے ویلیو آف جی کو پٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہاں سے ہم آسانی سے لینتھ آف سیکنڈ پینڈولم
कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 0.994 मीटर। अगर हमारे पास जो टाइम पीरियड है सेकंड पेंडुलम का वो 2 सेकंड है, तो 2 हम जो है वो वैल्यू रख के जो है वो हम आसानी से ये लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं सेकंड पेंडुलम की। इसी तरह से अगर सेंटीमीटर में होगा तो ये ही जो है वो जवाब हो जाएगा 99.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेंटीमीटर में सेकंड पेंडुलम की लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से भी ये सवाल बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। सो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। इसी तरह से इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्पेशली वो बच्चे जो है वो नेट 3 में अपेयर होने जा रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।